हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद आज वो सॉल्व होगी नहीं होगी तो अपन कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर का अपने बेसिक परिचय हो गया है और साथ ही साथ उसका सिद्धांत और उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से हो चुकी है। आज अपन देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो कौन कौन से घटकों को चेंज करता है और कौन कौन से घटकों को चेंज नहीं करता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने कि ट्रांसफार्मर किस किस को परिवर्तित करता है और किसको नहीं करता है। तो वो कौन से घटक है जिसको ट्रांसफार्मर अपने परिवर्तित करता है। तो पहला घटक है अपने कौन सा, वोल्टेज। दूसरा है अपने करंट और तीसरा है अपने पावर। चौथा है अपनी फ्रीक्वेंसी। पांचवा है अपने प्रतिरोध। प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध अपने प्राइमरी और सेकेंडरी का प्रतिरोध। और साथ ही साथ अपने जो छठा है वो कौन सा हो सकता है, अपने पावर फैक्टर है। कौन सा है, पावर फैक्टर। ये वो चीज है या वो घटक है जो ट्रांसफार्मर में कई घटक है जो परिवर्तित होते हैं और कई घटक परिवर्तित नहीं होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन, वोल्टेज देखते हैं। तो वोल्टेज देखें तो ट्रांसफार्मर, वैसे तो ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, वोल्टेज को ही परिवर्तित करना। यानी वोल्टेज को क्या करता है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। क्या करता है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। यानी वोल्टेज को क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है या बदलता है अपने। कैसे, ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों करता है। साथ ही साथ अपन दूसरा देखें करंट। तो करंट में क्या होता है, जैसे वोल्टेज परिवर्तित होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट क्या हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। यानी वोल्टेज के बढ़ने या घटने से करंट पे क्या होता है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भी क्या होती है, परिवर्तित होती है, लेकिन वोल्टेज के अपोजिट। यानी वोल्टेज स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, तो करंट क्या होती है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। जस्ट क्या होती है, उसके विपरीत अपोजिट चेंज होती है। क्या होती है, करंट चेंज होती है। यानी अगर वोल्टेज स्टेप अप होगा तो करंट क्या होगी, स्टेप डाउन हो जाएगी। अगर वोल्टेज अपने स्टेप डाउन होता है तो करंट क्या हो जाएगी, अपने स्टेप अप हो जाएगी। तो अपने इससे पता चलता है कि करंट क्या हो रही है, वोल्टेज के विपरीत परिवर्तित हो रही है। बाद में देखें अपन, अगला देखें पावर। पावर क्या होता है, पावर अपने ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, क्योंकि पावर होता है क्या है अपने, पहले देखें अपने परिवर्तित नहीं करता है। होता क्या है पावर, ये होता है अपने V इंटू आई। यानी इसको लेते हैं, इसमें अपन आभासी शक्ति होती है एक प्रकार से, ये क्या होती है, आभासी शक्ति होती है। इसको लेते हैं अपन किसमें, वोल्ट इंटू एम्पियर में। और शायद और किसको लिखते हैं अपन, केवीए, एमवीए आदि इनमें अपन लेते हैं। तो ये आभासी शक्ति होती है क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये परिवर्तित कैसे नहीं होती है पावर, ये परिवर्तित इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर वोल्टेज स्टेप अप होता है तो धारा क्या हो जाती है, स्टेप डाउन हो जाती है। तो एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि क्या हो रही है, अपने कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपने ये जो ट्रांसफार्मर है शक्ति को, पावर को क्या नहीं कर पा रहा है, परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। क्यों, देखो बच्चों एक बार कि जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो एम्पीयर क्या हो रही है, इसमें घट रही है, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट धारा परिवर्तित होती है। इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पावर है वो परिवर्तित नहीं होगी, यानी ट्रांसफार्मर पावर को परिवर्तित नहीं करता है। साथ ही देखें अपन फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी
को परिवर्तित नहीं करता है। क्या करता है? परिवर्तित नहीं करता है। यानी ट्रांसफार्मर कोई सा भी हो, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, उसको ये बदलता नहीं है। अगर मान लो 220 वोल्ट को ये 440 वोल्ट में परिवर्तित करता है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी? 50 हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी को कभी भी ये चेंज नहीं करता है। कौन? अपने ट्रांसफार्मर। साथ ही अपन देखें प्रतिरोध। प्रतिरोध किसका? जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपस में किस रूप से जुड़ी होती है? चुंबकीय संयुक्त रूप से, यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है, यानी चुंबकीय रूप से ये जुड़ी होती है। यानी आपस में इनका विद्युतीय संबंध नहीं होता है। किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस में किसी प्रकार का विद्युतीय संबंध नहीं होता है। इनके बीच में कैसा संबंध होता है? चुंबकीय संबंध होता है। और अपन इन दोनों में देखें तो प्रतिरोध कैसा होता है इनका? इन दोनों के बीच में क्या होता है? अनंत प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या बीच में क्या होता है? अनंत प्रतिरोध होता है। और ये आपस में कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसके बाद में देखें अपन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर पे क्या होता है कि जो अगर ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर है वो किस पे निर्भर करता है? इसमें ट्रांसफार्मर में जुड़ा हुआ जो भी लोड है उस पर क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। वो कैसे? जैसे अगर ट्रांसफार्मर किसी प्रकार का आगे लोड से सेकेंडरी पे जुड़ता है, जिससे आउटपुट प्राप्त करते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। और जिससे आउटपुट प्राप्त होता है उसका ये क्या लगा होता है? अपने लोड लगा होता है। अब लोड कैसा भी हो सकता है, इस हिसाब पर जो ट्रांसफार्मर वो किस पर निर्भर करेगा? लोड पर निर्भर करेगा। यानी अगर ट्रांसफार्मर नो लोड पर हो तो वो किस प्रकार से काम करता है? एक प्रकार से एक चुंबकीय कॉइल के रूप में या कुंडली के रूप में काम करता है। और जो कुंडली होती है उसमें क्या होता है? अपने पावर फैक्टर क्या होता है? लेगिंग होता है। क्या होता है? लेगिंग होता है नो लोड पर। और उसका पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0.1 से 0.2 के मध्य इसका पावर फैक्टर अपने होता है। किसका? ट्रांसफार्मर का। जब लोड पर हो तो ये पावर फैक्टर किस पर करेगा? लोड पे जो भी उपकरण जुड़ा हुआ है, आगे कोई भी युक्ति जुड़ी हुई है, उस पर क्या करेगा? ये निर्भर करेगा। कौन? पावर फैक्टर। तो अपने जितना पढ़ा है उससे अपन को क्या पता चलता है कि ट्रांसफार्मर किसको किसको बदल रहा है? अपने वोल्टेज को परिवर्तित कर रहा है, साथ में साथ अपोजिट क्या चेंज हो रही है? करंट चेंज हो रही है। और क्या? पावर फैक्टर लोड पर निर्भर कर रही है। अब देखें तो परिवर्तित किसको किसको नहीं कर रहा है? पावर को नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को नहीं कर रहा है। और प्रतिरोध दोनों के बीच में क्या होता है? अनंत प्रतिरोध इनके बीच में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। और चुंबकीय रूप से ये अपने जुड़ी होती है। अब अपन देखते हैं कि जो अपने ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें क्या क्या परिवर्तित होता है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर क्या बनता है? कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं अपन कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन से घटक परिवर्तित होते हैं। तो प्राइमरी व सेकेंडरी घटक, यानी इसमें कौन कौन से घटक परिवर्तित होते हैं और कौन कौन से परिवर्तित नहीं होते हैं। तो पहला होता है इसमें संयुक्त मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है इसमें? संयुक्त मैग्नेटिक फील्ड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। यानी संयुक्त का मतलब दोनों में एक ही प्रकार का अपने ईएमएफ या अपने जो अपने फ्लक्स है वो क्या होता है? संयुक्त रूप में दोनों का एक ही होता है। वो कैसे? जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उनका संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे अपन इसमें सप्लाई देंगे तो उनको क्या होगा? एक संयुक्त क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी जो प्राइमरी में उत्पन्न होगा उसको क्या कौन सी वाइंडिंग काटेगी? अपने सेकेंडरी वाइंडिंग काटेगी। यानी दोनों का एक ही क्या है? अपने जो फ्लक्स है क्या है? संयुक्त है।
क्या है, संयुक्त है। यानी इसका जो फ्लक्स है अलग अलग नहीं होता है, संयुक्त होता है, एक ही फ्लक्स होता है, प्राइमरी होता है, उसी को सेकेंडरी वाली काटती है अपने। अब देखते हैं अपन उसकी वोल्टेज एम्पियर रेटिंग क्या होती है, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। यानी इनकी जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी है उसकी जो वोल्टेज एम्पियर जो रेटिंग है वो भी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। वो कैसे होती है समान, देखो कि जो अगर प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें अगर मान लो वोल्टेज V है और धारा A है, एक दे देते हैं इसको हम, बराबर वोल्टेज सेकेंडरी की और एम्पियर सेकेंडरी की। अगर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टेप डाउन है, यानी उसका वोल्टेज कम है, तो उसका वोल्टेज सेकेंडरी में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान कम है तो इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का मान क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इनमें कोई भी मान परिवर्तित नहीं होगा, यानी समान रहेगा हमेशा। इसके बाद में अपन देखते हैं चुंबक वाहक बल यानी MMF। यानी जो इसका चुंबक वाहक बल है MMF है, उसमें क्या है, उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, अपन एम्पेयर इंटू टर्न से। कैसे करते हैं, एम्पेयर इंटू टर्न से। यानी कि प्राइमरी के टर्न है और एम्पेयर इंटू टर्न, यानी प्राइमरी के जो टर्न है और प्राइमरी की धारा है बराबर सेकेंडरी के टर्न है और सेकेंडरी की धारा है। अगर प्राइमरी में टर्न कम है तो सेकेंडरी में ज़्यादा रहेंगी, और अगर प्राइमरी में धारा कम है तो सेकेंडरी में धारा ज़्यादा रहेगी। जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि अगर टर्न कम है तो ट्रांसफार्मर कैसा है, प्राइमरी का टर्न कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, स्टेप अप हो गया। और स्टेप अप में यहाँ पे धारा कम रहेगी तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी। जिसके कारण क्या होगा, ये जो चुंबक वाहक बल है ये भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसके अंदर क्या नहीं होगा, परिवर्तित नहीं हो पाएगा इसका। साथ ही साथ देखिए चौथा घटक फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलता, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनमें क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान समान रहेगा। यानी 220 वोल्ट अगर प्राइमरी में है और सेकेंडरी में क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, यहाँ पे अगर 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार अपन और देख लेते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि वो किस हिसाब से जुड़ी रहती है आपस में। वैसे मैंने एक बार बता दिया, दोबारा एक बार और देख लो कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है अपन देखते हैं कि जिसके अंदर अपन इनपुट देते हैं वो कौन सी होती है, प्राइमरी होती है, और जिससे आउटपुट प्राप्त करते हैं वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इतना मैंने शायद पहले बता दिया आपको। अब अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में किस हिसाब से जुड़ी होती है। तो अपन देख रहे हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है विद्युतीय रूप से तो क्या हुआ है, जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि अपन इनपुट दे रहे हैं किसमें, प्राइमरी में। सेकेंडरी अपने को दिख रही नहीं कि शायद ये अपने धारा से जुड़ी हुई है या इनपुट से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई कैसे है, तो ये जुड़ी कैसे है, अपने चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है, यानी आपस में चुंबकीय रूप से या आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, यानी आपस में विद्युतीय रूप से ये जुड़ी हुई नहीं होती है। साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इनके बीच में अनंत प्रतिरोध होता है। क्या होता है, अनंत प्रतिरोध होता है। तो क्वेश्चन बने कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है आपस में किस रूप से जुड़ी होती है, तो चुंबकीय रूप से ये जुड़ी होती है। इसके साथ में ही इनके बीच में प्रतिरोध कितना होता है, तो इनका प्रतिरोध कितना होता है आपस में, इनके बीच में अनंत प्रतिरोध होता है। और इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, संयुक्त होता है। क्या होता है,
संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र इनका होता है, यानी अलग अलग नहीं होता है। जो प्राइमरी में बनेगा उसी को सेकेंडरी काटेगी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या है, संयुक्त है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आज और भी कुछ कमी रही तो अपन उसमें सुधार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई कमी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।